हाय एवरीवन, वेलकम टू अमेजिंग बायोलॉजी। मैं शिवदत्त बारे और आज हम देखेंगे माइटोसिस के बारे में। तो माइटोसिस क्या है? माइटोसिस एक सेल डिवीजन का प्रकार है। मतलब सेल डिवीजन दो टाइप में होती है, एक माइटोसिस टाइप में और मियोसिस टाइप में। तो आज हम माइटोसिस के बारे में देखेंगे और बाद में आगे के लेक्चर में मियोसिस के बारे में देखेंगे। तो सेल साइकिल सभी सेल में होती रहती है। मतलब एक लायबल सेल होते हैं, एक स्टेबल सेल होते हैं और एक परमानेंट सेल होते हैं। जो लायबल सेल होते हैं वो स्किन और बोन मैरो में होते हैं, वो कंटिन्यूअसली ग्रो होते रहते हैं। मतलब उनमें हमेशा ग्रोथ होती रहती है। स्टेबल सेल जब जरूरत पड़ती है तभी ये ग्रो होते हैं और इनमें तभी सेल साइकिल होती है। और परमानेंट सेल जो कभी भी ग्रो नहीं होती, वो न्यूरॉन्स और मसल सेल में होती है। इनमें कभी भी ग्रोथ नहीं होती। मतलब जब भी डैमेज हो जाए तभी भी नहीं होती। ये डैमेज हो जाएंगे तो स्टेबल सेल फिर से नया सेल बना देंगे और लायबल सेल कंटिन्यूअसली बनते रहते हैं। ये सेल साइकिल माइटोसिस में दो टाइप की होती है। मतलब दो स्टेज होते हैं सेल साइकिल के, एक इंटरफेज और दूसरा यंग फेज। इंटरफेज मतलब सेल साइकिल को 24 आवर्स लगते हैं टोटल सेल साइकिल पूरी होने को। तो इंटरफेस 23 आवर्स में कंप्लीट होती है और यंग फेज 1 आवर में कंप्लीट हो जाती है। इंटरफेस ये प्रिपरेटरी फेज है। मतलब जो डिवीजन होना है उसका प्रिपरेशन इस इंटरफेज में होता है। तो जो एक्चुअल डिवीजन है वो यंग फेज में होता है। ये टोटल टाइमिंग के 95% टाइम इंटरफेज में होती है सेल और 5% टाइम मेटा यंग फेज में होती है। इंटरफेज में तीन टाइप होते हैं, तीन फेज होते हैं, G1 फेज, यस फेज और G2 फेज। और यंग फेज में दो बाद में फेज आती है, एक तो कैरियोकाइनेसिस और दूसरे साइटोकाइनेसिस। इस टोटल सेल डिवीजन को सेल साइकिल कहते हैं। सेल साइकिल स्टार्ट होती है इंटरफेज से। इंटरफेज में भी पहला G1 फेज, फिर बाद में यस फेज, G2 फेज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सेल डिवीजन होती है। मतलब ये मैंने पाई चार्ट बनाया है, इसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सेल साइकिल होती रहती है। तो पहला इंटरफेज में सेल साइकिल होगी, बाद में यंग फेज में, उसमें भी G1 फेज इंटरफेज में, यस फेज और बाद में G2 फेज, ऐसा कंटिन्यू होती रहती है। तो पहले अब हम देखेंगे इंटरफेज के बारे में और इंटरफेज के तीनों फेज के बारे में। बाद में यंग फेज और यंग फेज में जो दो फेज है, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, उसके बारे में। इसके बाद भी एक फेज आती है, उसको G0 फेज कहते हैं। उसके बारे में भी हम देखेंगे। ये फेज ऐसा नहीं है G0 फेज, ये अलग से है, ये आगे देखेंगे हम। G1 फेज में सेल का साइज इंक्रीज होता है क्योंकि इधर प्रोटीन फॉर्मेशन का काम होता है। G1 फेज में प्रोटीन फॉर्मेशन का काम होता है। ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन सेल को लगने वाला होता है आगे यंग फेज में। इसलिए G1 फेज में और G2 फेज में प्रोटीन सिंथेसिस बहुत लार्ज स्केल में होता है, तो सेल की साइज भी बढ़ती है उसके कारण। और मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स रिप्लिकेटेड। मतलब जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो एक सेल से, एक ऑर्गेनल से दो ऑर्गेनल्स बन जाते हैं। मतलब एक सेल है, सेल में मान लीजिए इधर कोई सेल ऑर्गेनल्स है, ये आगे जो डॉटर सेल्स होंगे इसमें भी सेम क्वांटिटी सेल्स होंगे, सेम कंटेंट सेल ऑर्गेनल्स होंगे। इधर जो सेल ऑर्गेनल्स होंगे, सेम कंटेंट ऑर्गेनल्स इन दो डॉटर सेल में भी होंगे। सेल का डिवीजन माइटोसिस में 2n नंबर एक्चुअली इस सेल की क्वांटिटी होगी, जो इस सेल का कंटेंट होगा वही इस दोनों सेल में भी सेम कंटेंट आएंगे। इसको माइटोसिस डिवीजन कहते हैं। लेकिन इसके जो टाइप होते हैं, मतलब सॉरी, इसमें जो फेजेस आती है उसके बारे में हम
इस डिवीजन साइकिल में देखेंगे, सेल साइकिल में देखेंगे। अब हम देखेंगे यस फेज के बारे में। पहले तो हमने G1 फेज देख लिया, यस फेज देखे इंटरफेज में, और G2 फेज देखे। एक तो हमने देख लिया, अभी इस फेज में, यस फेज में जो सेकंड है उसमें। यस फेज में क्या होता है, डीएनए रिप्लिकेटेड होता है। मतलब आपको तो पता है कि क्रोमोसोम में डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से चेन बनाता है। ये डीएनए है और ये हिस्टोन प्रोटीन है। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन को बाइंड करता है और एक चेन बनाता है, उसको हम क्रोमैटिन कहते हैं। यही क्रोमैटिन मटेरियल क्रोमोसोम में भी होता है। ऐसे कंडेंसली क्रोमैटिक मटेरियल क्रोमोसोम में होते हैं, और साथ ही साथ इसमें नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन भी होते हैं। मतलब एक तो हिस्टोन क्रोमोसोम में क्रोमैटिन होते हैं, जो हिस्टोन क्रोमैटिन मतलब क्या है, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से बाइंड है, उसको हम क्रोमैटिन कहते हैं। और वो क्रोमैटिन क्रोमोसोम में होते हैं, कंपोजली बाइंड होते हैं, और उसको साथ में अटैचमेंट के लिए नॉन हिस्टोन क्रोमैटिन प्रोटीन भी होता है। हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन ये दो डिफरेंट है। एक बार ये आप समझ लीजिए, डीएनए बाइंड करता है हिस्टोन प्रोटीन से, और क्रोमोसोम में क्रोमैटिन के साथ नॉन हिस्टोन क्रोमैटिन प्रोटीन होता है। तो जब क्रोमोसोम डीएनए कंटेंट डबल, लेकिन क्रोमोसोम नंबर इज सेम। सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होते हैं, वो 46 क्रोमोसोम सेल के न्यूक्लियस में होते हैं। इधर क्या होता है, ये क्रोमोसोम नया डीएनए बना लेता है इधर, लेकिन ये क्रोमोसोम नंबर नहीं बदलता, डीएनए कंटेंट बदलता है। मतलब ये डीएनए है सेम, ऐसे ही इधर भी क्रोमोसोम डीएनए बना लेगा। तो एक ही क्रोमोसोम है, क्यों? क्योंकि इसका सेंट्रोमियर एक ही है, जो इधर सेंट्रोमियर होता है। क्रोमोसोम में दो क्रोमोसोम स्ट्रैंड होते हैं, और उसके सेंटर में क्रोमैटिन होता है। ये तो आपको बेसिक पता है। जब ये नया क्रोमोसोम के दो स्ट्रैंड बनाता है, तब इसका सेंट्रोमियर एक ही होता है। तो ये एक ही क्रोमोसोम है, इसको हम कहेंगे रिप्लिकेटेड क्रोमोसोम। जो एक स्ट्रैंड है क्रोमोसोम का, उसको हम कहते हैं क्रोमैटिड। दो क्रोमैटिड जो एक दूसरे के सामने होते हैं, उसको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड, क्योंकि वो आइडेंटिकल होते हैं। जो इस पहले वाले क्रोमोसोम में डीएनए का स्ट्रक्चर होगा, जो इस डीएनए से प्रोटीन बनेगा, वही सेम इस क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में भी वैसे के वैसे एक्चुअल डुप्लीकेट कॉपी डीएनए इस क्रोमोसोम में भी होगा। मतलब जो नए दो स्ट्रैंड बने हैं, उसमें भी सेम वैसे के वैसे होंगे, उसको हम सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं। तो क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम, मतलब 46 ही क्रोमोसोम रहेंगे, उसमें बदल नहीं होगा। 46 के 46 ही रहेंगे, और डीएनए कंटेंट्स डबल। डीएनए तो डबल हो गया, और क्रोमोसोम का नंबर सेम ही रहेगा। तो सेल में जब ये पैरेंटल सेल है,
ये जब नया दो सेल बनाती है तो इन दोनों में न्यूक्लियस में बनाकर ही क्रोमोसोम 46 और 46 दे देती है। आप समझेंगे कि इधर 46 है तो इधर 23 देंगे और इधर 23 देंगे, तो ऐसा चल जाएगा, इधर अपना अपना खुद क्रोमोसोम बना लेंगे। वैसे नहीं होता, ये 46 इसी जो पेरेंट सेल है उसी में 46 क्रोमोसोम बनकर 46 के डबल मतलब 92 क्रोमोसोम इधर ही बनते हैं। पेरेंट क्रोमोसोम और न्यूक्लियस में ही 92 क्रोमोसोम बनते हैं और बाद में ये दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाते हैं। ह्यूमन के सभी सेल में 46 ही क्रोमोसोम होते हैं। किसी भी क्रोमोसोम सेल किसी भी सेल में 23 क्रोमोसोम नहीं होते, सिवाय ह्यूमन की एक सेल में, मतलब मेल में और फीमेल में, दोनों में अलग है। मेल में टेस्टिस में स्पर्म 23 क्रोमोसोम का होता है, स्पर्म में, और फीमेल में जो ओवम में एग्स होते हैं वो 23 क्रोमोसोम के होते हैं, उसको हम गैमेट कहते हैं। ये गैमेट छोड़कर ह्यूमन के सभी सेल 46 क्रोमोसोम से बने हुए होते हैं। यस फेज में दो काम होते हैं, एक तो डीएनए रिप्लिकेट होता है, मतलब डीएनए नया स्ट्रैंड बनाता है लेकिन क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। ये हम डबल क्रोमोसोम कब कहेंगे, जब ये दो अलग अलग क्रोमोसोम होंगे और उसका सेंट्रोमियर अलग होगा, तब हम कहेंगे ये डबल क्रोमोसोम है। सेंट्रोमियर अलग होने पे हमें पता चलता है कि ये दो क्रोमोसोम, तभी ये एक ही, जब तक ये सेपरेट नहीं होता इसका सेंट्रोमियर, तब तक एक ही क्रोमोसोम है। ये डीएनए कंटेंट डबल, क्रोमोसोम नंबर सेम, ये तो हो गया। सेंट्रोसोम रिप्लिकेट, सेल में सेंट्रोसोम होता है, ये यस फेज में रिप्लिकेट होता है। एक सेंट्रोसोम से दो सेंट्रोसोम बन जाते हैं। ये जो सेंट्रियोल्स है ये एक दूसरे से 90 डिग्री में ऐसे होते हैं सेल में, सेंट्रियोसोम में। सेंट्रियोसोम 90 डिग्री में होते हैं, ये प्रोटीन से बने होते हैं, इसको प्रोटीन ट्यूब भी कहते हैं। बाद में ये प्रोटीन ट्यूब हमें बाहर जो यंग फेज है वो यंग फेज में ये प्रोटीन ट्यूब्स हमें बाहर दिखाई देंगे। तो ये सेंट्रियोसोम रिप्लिकेट होना भी इंपॉर्टेंट है सेल में, तो ये यस फेज में होता है। तो अब हम देखेंगे G2 फेज के बारे में। G1 देख लिया, यस फेज देख लिया, अब G2 फेज। G2 फेज में प्रोटीन सिंथेसिस होता है। मैंने बताया आपको G1 में भी प्रोटीन सिंथेसिस और G2 में भी प्रोटीन सिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया रिप्लिकेट। G1 फेज में मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स रिप्लिकेट, ऐसे मैंने बताया था। मोस्ट ऑफ द मतलब ज्यादा से ज्यादातर होते हैं, लेकिन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया रिप्लिकेट होते हैं G2 फेज में। ये G2 फेज का काम होता है कि ये दो रिप्लिकेट करना और प्रोटीन सिंथेसिस करना। प्रोटीन सिंथेसिस इतना होता है क्योंकि सेल को एनर्जी बहुत लगती है एक सेल पैरेंटल सेल से दो डॉटर सेल्स बनाने के लिए। तो जब रिप्लिकेशन होगा तो इसको प्रोटीन की जरूरत होगी। 2n नंबर, सिर्फ दो 2n नंबर आइडेंटिकल कॉपीज बनाने के लिए प्रोटीन की ज्यादा से ज्यादा जरूरत होती है। ये मैंने आपको G1 फेज में बताया, अब G2 फेज में भी सेम वही है। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया रिप्लिकेट, ये इधर एक्स्ट्रा है। इधर मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स रिप्लिकेट, ज्यादा से ज्यादा सेल ऑर्गेनल्स रिप्लिकेट होते हैं G1 फेज में, और जो दो बचे रहते हैं क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, ये रिप्लिकेट होते हैं G2 फेज में। तो ये हो गया इंटरफेज। अब हम देखेंगे यंग फेज में क्या क्या होता है। यंग फेज में दो टाइप है, दो स्टेज है, एक कैरियोकाइनेसिस और एक साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में 4 स्टेज है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। मैंने ये ब्लैक से फर्स्ट लेटर जानबूझकर आपको ध्यान में रखना आसान पढ़ने के लिए मैंने ब्लैक पेन इधर यूज किया है। PM एट
पीएम कहाँ पे होते हैं, देखिए पीएम है, आपको ध्यान में रखना आसान हो जाएगा। पी से प्रोफेज, एम से मेटाफेज, ए से एनाफेज, पी से टीलोफेज। तो इधर कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस डिवीजन का काम होता है। ये एक सेल से डबल इधर सब कुछ बनाया हुआ है, इधर एक न्यूक्लियस है इसका भी, इधर राइबोज साइटोप्लाज्म में। तो न्यूक्लियस सेपरेशन का काम, और जो सेल ऑर्गेनेल्स डबल हो रही है इधर, वो सभी न्यूक्लियस डिवीजन का काम इस कैरियोकाइनेसिस में होता है। और साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म सेपरेट करने का काम होता है। तो साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और ब्रेक होकर बीच में से ये दो अलग अलग सेल बन जाती है। ये काम होता है साइटोकाइनेसिस में। तो कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, इसके बारे में देखेंगे, बाद में ये साइटोकाइनेसिस के बारे में देखेंगे। एम फेज में 4 स्टेज होते हैं, एक तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये 4 ही फेज में अलग अलग काम होता है, मतलब अलग अलग इसका काम होता है। एक तो प्रोफेज में 2 टाइप होते हैं, एक अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में जो डीएनए क्रोमोसोम में कंडेंस थे, वो डीएनए में क्रोमोसोम में कॉम्पैक्ट थे, वो कंडेंस होते हैं। ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम में, क्रोमैटिड का, ऐसा मैंने बताया था। वो ऐसे ऐसे सेपरेट होते हैं, ऐसे सेपरेट हो जाते हैं। इसको हम कहेंगे डीएनए कंडेंस होते हैं। लेट प्रोफेज में 3 स्टेप होती है। एक तो सेल ऑर्गेनेल्स डिसअपियर, जो न्यूक्लियस के अलावा जो अदर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो दिखना बंद हो जाती है, और न्यूक्लियस ब्रेक होता रहता है। तो जो न्यूक्लियस उसका टोटल कवरिंग होता है, वो बीच बीच में ऐसे डॉटेड बन जाता है, ब्रेक होता रहता है। और तीसरा ये है, जो यस फेज में सेंट्रियोसोम बने थे, डबल हो गए थे, रिप्लिकेट हो गए थे, वो अपने प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं, और ये ऐसा प्रोटीन फॉर्मेशन करके प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं, उसको हम कहते हैं एस्ट्रल फॉर्मेशन। ये स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, जो ये सेंट्रियोसोम जो प्रोटीन बाहर छोड़ते हैं, वो स्पिंडल फाइबर होते हैं। उस प्रोसेस को हम एस्ट्रल फॉर्मेशन कहते हैं। और बाद में ये सेल नेक्स्ट स्टेज में जाती है। मेटाफेज में क्रोमोसोम को ऐसा लिटाया जाता है मेटाफेजिक प्लेट पे, और दोनों साइड से ये सेंट्रोमर्स होते हैं, सेंट्रोसोम, वो अपने स्पिंडल फाइबर्स लगाकर एक दूसरे को खींचते हैं। ये खींचते वक्त इधर सेंट्रोमर को दोनों साइड में काइनेटोकेयर अटैच हो जाता है, मतलब क्रोमोसोम में इधर ऐसा काइनेटोकोर अटैच हो जाता है। इसको ऐसे स्पिंडल फाइबर्स अटैच होकर एक दूसरे को सेपरेट करने के लिए खींचते रहते हैं। ये होता है मेटाफेज में। एनाफेज में ये दोनों क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, जो मैंने इधर बताया। तो इधर से ये इसका सेंट्रोमर सेपरेट हो जाता है और इसका सेंट्रोमर सेपरेट हो जाता है। 2 सेंट्रोमर्स इसको मिल जाते हैं, मतलब इसमें जब 46 क्रोमोसोम होंगे तो वो 92 बन जाते हैं, क्योंकि अब सेंट्रोमर अलग अलग हो गए इसकी वजह से। क्रोमैटिड्स विल स्प्लिट फ्रॉम ईच अदर, मतलब एक दूसरे से खींचा जाता है। सेंट्रोमर सेपरेटेड, 2 सेंट्रोमर सेपरेट हो जाते हैं, 92 क्रोमोसोम पेयर बन जाते हैं। 2 क्रोमैटिड्स सेपरेट, दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोम। मतलब जब 2 क्रोमैटिड सेपरेट हो जाते हैं तब उसको हम क्रोमोसोम कहते हैं, इसलिए वो 92 क्रोमोसोमल नंबर बन जाता है। और टीलोफेज अपोजिट ऑफ प्रोफेज,
मतलब जो प्रोफेज में हुआ उसका अपोजिट इस टेलोफेज में होता है। इधर डीएनए कंडेंस होता है तो इधर कॉम्पैक्ट होना चालू हो जाता है। मतलब जैसे क्रोमोसोम में होता है डीएनए वैसा अटैच होना चालू हो जाता है टेलोफेज में। क्रोमोसोम स्टार्ट कॉम्पैक्ट, मतलब जो अभी क्रोमोसोम बने थे वो कॉम्पैक्ट होना चालू हो जाते हैं और ऑर्गेनल्स आर एपियर, मतलब जो इधर सेल ऑर्गेनल्स दिख नहीं रहे थे वो दिखना चालू हो जाते हैं। जो न्यूक्लियस होता है वो डिसअपियर होता है प्रोफेज में और इधर एपियर होना चालू होता है। जो ब्रेक हुआ होता है प्रोफेज में न्यूक्लियस वो रिफॉर्मेशन इस टेलोफेज में होता है। मतलब ये डायरेक्टली अपोजिट टू प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है, एक बार समराइज कर लेते हैं। प्रोफेज में क्या होता है, डीएनए कंडेंस होता है, मतलब ऐसे सेपरेट कंडेंस होता है। बाद में सेल ऑर्गेनल्स डिसअपियर होते हैं, न्यूक्लियस ब्रेक होता है और डिसअपियर होने लगता है, मतलब जिसका न्यूक्लियस टूटता है। और सेंट्रोसोम एस्टर फॉर्मेशन, सेंट्रोसोम जो दो होते हैं यस फेज में, दो नए रेप्लिकेशन हुए थे, वो अपना प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं, उसको हम कहते हैं एस्टर फॉर्मेशन। और जो प्रोटीन फॉर्मेशन होता है वो होता है स्पिंडल फाइबर, जो इधर लगे हुए स्पिंडल फाइबर होते हैं। तो आगे जाता है ये सेल मेटाफेज में। मेटाफेजिक प्लेट एक होती है जो सेंटर में बनी हुई है, उस पर क्रोमोसोम को लिटाया जाता है, क्रोमेटिड्स को लिटाया जाता है और दोनों तरफ से काइनेटोकोर अटैच हो जाते हैं और उस काइनेटोकोर को स्पिंडल फाइबर्स अटैच होकर वो खींचने लगते हैं। फिर आता है एनाफेज। एनाफेज में क्रोमोसोम सेपरेट हो जाता है, दो क्रोमोसोम थे, क्रोमेटिड्स सेपरेट हो जाते हैं और क्रोमोसोम बन जाते हैं। मतलब 46 क्रोमेटिड्स से 92 क्रोमोसोम एनाफेज में बन जाते हैं। टेलोफेज में अपना अपना दो सेल बनने के लिए न्यूक्लियस दोनों में, प्रोफेज में न्यूक्लियस खत्म ब्रेक डाउन हो रहा था, इधर नया बन जाता है, न्यूक्लियस बनना स्टार्ट हो जाता है। प्रोफेज में सेल ऑर्गेनल्स दिखना बंद हो जाते हैं, इधर दिखना चालू हो जाते हैं। डायरेक्टली अपोजिट टू प्रोफेज ये टेलोफेज होता है। इसके बाद आता है साइटोकाइनेसिस स्टेज, यम फेज की दूसरी स्टेज है, वो अब हम देखेंगे। साइटोकाइनेसिस में एनिमल सेल और प्लांट सेल में दो डिफरेंट टाइप होते हैं। साइटोप्लाज्म सेपरेशन का काम साइटोकाइनेसिस प्रोसेस में होता है। मतलब एक्चुअल सेल डिवीजन, मतलब जो एक सेल से दो सेल बनना है, अब हमें दिखना है अगर एक सेल से दो सेल बन गए, वो साइटोकाइनेसिस में होता है। और कैरियोकाइनेसिस में प्रोसेस होती है उसमें रिप्लिकेशन की, जो क्रोमोसोमल मटेरियल सेल ऑर्गेनल्स है वो पहले के फेज में रिप्लिकेट होते हैं और इस फेज में दो सेल डिफरेंट हो जाते हैं। जो सेल बीच में अंदर से ऐसे श्रिंक होता है, ऐसे ऐसे अंदर श्रिंक होने लगता है, उसको हेल्प करता है प्रोटीन फिलामेंट्स, उसमें हेल्प करते हैं। प्रोटीन फिलामेंट्स हेल्प करते हैं और ये सेपरेट सेल बन जाती है, ये एक सेपरेट, ये एक सेपरेट। ये साइटोकाइनेसिस में होता है। प्लांट सेल में बाहर के बाजू में सेल वॉल होती है, ये मैंने सेल वॉल बनाई है, तो इसमें अंदर श्रिंक होना पॉसिबल नहीं है, इसलिए सेल खुद ही इधर बीच में सेल प्लेट बनाती है, ऐसा ब्रेक करती है सेल बीच में, उसको सेल प्लेट कहते हैं। जब जब ये बढ़ता जाता है उसको हम फ्रैग्मोप्लास्ट कहते हैं और मिडल लैमिना, उसकी मदद से ये दो सेल सेपरेट हो जाती है। ये दो सेल सेपरेट हो जाती है।
ये साइटोकाइनेसिस तक हुआ, लेकिन इसके बाद जब कोई सेल डिवाइड नहीं करना चाहता, सेल साइकिल कंप्लीट नहीं करना चाहता, मैंने आपको बताया कि 3 टाइप के सेल होते हैं, एक परमानेंट सेल होते हैं, एक स्टेबल सेल होते हैं और एक लेबल सेल होते हैं। स्टेबल सेल, लेबल सेल, परमानेंट सेल, ये 3 सेल के टाइप थे। परमानेंट सेल कभी भी डिवाइड नहीं करते और जो स्टेबल सेल है जब जरूरत पड़ते तभी सेल साइकिल कंप्लीट करते, जब उनको जरूरत नहीं होती तब वो जी नॉट फेज में जाते हैं। उसके बारे में अब हम देखेंगे जी नॉट फेज क्या है। तो जी नॉट फेज होता क्या है? जब किसी सेल को रिप्लिकेशन नहीं करना, मतलब मैंने अभी बताया आपको जो कई सेल के 3 टाइप है, एक तो परमानेंट सेल, लेबल सेल और स्टेबल सेल। स्टेबल सेल मोस्ट ऑफ द जी नॉट फेज में होते हैं और परमानेंट सेल हर वक्त जी नॉट फेज में होती है। मतलब एक बार इन्होंने ग्रो कर लिया तो बाद में वो रिप्लेस नहीं होती, लेकिन स्टेबल सेल है वो रिप्लेस होती है, जैसे लीवर वगैरह। तो वो क्या करती है, जब इनकी सेल साइकिल कंप्लीट हो जाती है तो जी नॉट फेज में जाती है, जब जरूरत पड़ती है तो फिर से जीवन से अपना ट्रैवलिंग चालू कर देती है, मतलब जीवन या स्पेस सेल साइकिल अपनी कंप्लीट करने के लिए आगे निकल जाती है। तो ये है जी नॉट फेज। साइटोकाइनेसिस की बाद में आता है और जब जरूरत पड़ती है तो जीवन फेज में वो सेल आ जाती है, उसको जी नॉट फेज कहते हैं। तो एक बात समराइज कर लेते हैं। जीवन फेज में प्रोटीन बनता है, सेल का साइज बढ़ता है, मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स डिवाइड होते हैं जीवन फेज में। सेल साइकिल स्टार्ट होती है जीवन फेज से। यस फेज में डीएनए एंड सेंट्रोसोम रिप्लिकेट होते हैं, डीएनए का नंबर बढ़ता है, सेंट्रोसोम का नंबर बढ़ता है। उसके बाद आती है G2 फेज, यहाँ प्रोटीन बहुत सारा बनता है और माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट डिवाइड होता है। फिर सेल आती है कैरियोकाइनेसिस में, यम फेज में। उसमें 4 स्टेज है, PMAT, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। इसमें डीएनए कंडेंस होने लगता है, बाद में जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो डिसअपियर होने लगते हैं। यम फेज में सेल क्रोमोसोम को मेटाफेजिक प्लेट पे लिटाया जाता है और दोनों तरफ से खींचा जाता है। एनाफेज में 2 क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते, क्रोमेटिड्स 2 सेपरेट हो जाते हैं और क्रोमोसोम बन जाते हैं। इधर 92 क्रोमोसोम होते हैं और बाद में टेलोफेज में वो डायरेक्टली अपोजिट टू प्रोफेज, मतलब इससे सीधा उल्टा होता है टेलोफेज में। जो एनाफेज में 92 क्रोमोसोम बने हैं वो न्यूक्लियस में बन जाता है, न्यूक्लियस उसकी साइड 46 क्रोमोसोम की साइड में न्यूक्लियस बनना चालू हो जाता है टेलोफेज में। जो सेल ऑर्गेनेल्स डिसअपियर हुए थे वो सेल ऑर्गेनेल्स अपीयर होना चालू हो जाते हैं टेलोफेज में। और जो साइटोकाइनेसिस फेज है उसमें एक्चुअल साइटोप्लाज्म है वो एक दूसरे से अलग हो जाता है साइटोकाइनेसिस में। जब जरूरत नहीं पड़ती स्टेबल सेल को तो वो जी नॉट फेज में जाती है और जो परमानेंट सेल होती है वो ऑलवेज जी नॉट फेज में होती है। ये टोटल प्रोसेस माइटोसिस, इस साइकिल को माइटोसिस सेल साइकिल या माइटोसिस डिवीजन ऑफ सेल ऐसे कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल for such more videos.